नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 2 का एग्जाम है 2025, 19 मार्च और 20 मार्च को, उसके बारे में। और उससे रिलेटेड मैं आपके सामने सीरीज लेकर आया हूं जो एएलपी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है उनकी। तो उसी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा 23 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट में, शाम को 4:30 से 7 बजे वाली शिफ्ट में, उस पेपर की और उसमें जो मैथमेटिक्स के 29 क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, 2019 के सवाल 2025 में करेंगे क्या कमाल। ये सीरीज इसलिए है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि एएलपी सीबीटी 2 में किस लेवल के और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये पेपर जरूर कीजिए उसके साथ साथ, ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। ये सारी की सारी शिफ्ट पूरी हो जाएगी, 9 शिफ्ट जो है 2019 की। उसके बाद में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, मैं लेकर आऊंगा हर एक टॉपिक के 25 जो टॉप क्वेश्चंस होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को देखते हुए, उसके अनुसार, ताकि आपको हर एक टॉपिक भी मैं कवर करवा सकूं जो भी मैथमेटिक्स का है। और कौन सा टॉपिक पहले होगा उसके बारे में भी वीडियो बना रखा है मैंने 10-15 मिनट का। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछले वाले सीबीटी 2 में हमारे पास क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से ज्यादा, उसे हम पहले, फिर उसके बाद में जिसमें से उससे कम आए, इस हिसाब से हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जाकर आई मैथ्यू के नाम से ही जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट हो वो वहां पर मिल जाए आपको। और ये जो क्लासेस हो रही है यूट्यूब पर, ये सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक्स और वाई की उम्र का अनुपात आपको दे रखा है, कितना है? 4:7 है। चलिए, 3 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था, तो उनकी वर्तमान उम्र में कितना अंतर है ये आपको पूछा जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वाई अधिक है और एक्स क्या है, कम। वो रेशियो से भी पता चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए भाई, कितने लोग हैं? दो, एक्स और वाई। इनकी एज का अनुपात कितना है? 4 और 7। कब का अनुपात है? वर्तमान का, आज का। ठीक है। उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था। कब था भाई? 3 साल पहले था। बिल्कुल सही है। तो मैं देख सकता हूं यहां से, या 3 साल का फर्क है दोनों की एज में ही, तो इसका मतलब इनकी इकाइयां भी एक समान कम होनी चाहिए। इकाइयां कम तो हो रही है लेकिन एक समान कम नहीं हो रही है। और एक समान कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोनों की आयु 3-3 वर्ष कम हुई है, इसलिए इकाइयां भी एक समान कम होनी चाहिए। तो इकाई एक समान कम नहीं होती है तो हम इकाइयों को एक समान कम करवा देते हैं। और वो क्या तरीका होता है? इसके अनुपात का अंतर जो कि 1 है वो ऊपर गुणा करवा देते हैं, और इसके अनुपात का अंतर जो कि 3 है वो नीचे गुणा करवा देते हैं। एक तो अंदर जाकर गुणा होगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 3 अंदर जाकर गुणा होगा तो ये 3 बनेगा और ये कितना? 6 बन जाएगा। अब मैं देख सकता हूं 4 से 3 कितनी इकाई कम हुई? 1। और 7 से 6 कितनी इकाई कम हुई? 1। और ये जो दोनों की एक एक इकाई कम हुई है अनुपात में, वो वैल्यू में किसके बराबर है? प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 3 वर्ष पिछले की, पहले की बात हो रही है। इसका मतलब एक इकाई यहाँ पर जो दिख रही है वो 3 वर्ष के बराबर है। बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान उम्र में कितना अंतर है। अब एक तरीका ये है कि इसकी और इसकी वर्तमान उम्र निकालकर आप अंतर निकाल लें। इससे अच्छा इन दोनों का अंतर निकाल कर आप उम्र निकाल लें तो भी एक ही बात है। तो इन दोनों का अंतर मैं देख सकता हूं इकाइयों में कितने का है? 3 का। एक इकाई का मतलब 3 साल है, तो जो इकाइयों का अंतर आ रहा है इनके अनुपात में उम्र के लिए, वो वैल्यू में कितना होगा? तो एक का मतलब 3 है, तो 3 का मतलब कितना होगा? 9 वर्ष। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। यदि 15% की छूट दी जाए तो 2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये आपको पूछा जा रहा है। वस्तु की एमआरपी कितनी है भाई? 12,000 रुपए। बिल्कुल सही है।
बेचते टाइम क्या किया, 15% की छूट दे दी, तो 12,000 का 15% कम कर देंगे, तो 15% का मतलब होता है 15/100, और 15/100 का मतलब होता है 3/20। तो इस 12,000 का 3/20 निकालूंगा तो जीरो से जीरो चला जाएगा, 1200 में 2 का भाग दूंगा 600 होगा, 600 का 3 से करूंगा तो 1800 होगा। ठीक है, क्या हुई है ये, छूट दी गई है, मतलब 12,000 में से 1800 रुपए कम किए गए, तो 12,000 में से जब आपने 1800 रुपए कम किए तो कितने हो गए भाई, तो ये हो गए आपके 10,200 रुपए। तो कितने में बेचा जा रहा है, उसको 10,200 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ प्रश्न क्या बोल रहा है, उसको 2% का लाभ होता है बेचते समय। तो इसका मतलब ये जो 10,200 है, अगर लाभ है 2% का, इसका मतलब 102% मेरा विक्रय मूल्य है, और रुपए में कितना है विक्रय मूल्य, 10,200 रुपए। बिल्कुल सही है। 1% किसके बराबर होगा, 10,200 बटा 102 के। पर बात 1% की यहाँ हो ही नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, क्रय मूल्य की, और क्रय मूल्य को हमेशा हम प्रतिशत में कितना लेकर चलते हैं, 100। तो ये मान किसका आया, 1 का, आपको मान किसका चाहिए, 100 का, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं 100 से। कैंसिल होने के लिए ये एक बार गया और ये डबल जीरो, 100 और 100 का गुणा, मेरा उत्तर आ जाएगा कितना, 10,000 रुपए केवल और केवल। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा। What is the curved surface area of hemisphere whose radius is 7 centimeter? Take pi is equals to 22/7। आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला जो कि आपको पता है इस तरह की आकृति होती है भाई, अर्धगोला इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम खुद ही बना लेते हैं। इस तरह की आकृति बनेगी, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया इसका फ्लैट सरफेस एरिया, समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला। और हमें पता है कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल कर कितना आएगा भाई, 2 पाई मतलब 22/7, और क्या आर स्क्वायर, और आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49, चाहे तो हम लिख सकते हैं। सूत्र हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और पूरे अर्धगोले का क्षेत्रफल देखें तो वो तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई आर स्क्वायर ये जुड़ता है समतल सतह वाला। लेकिन समतल सतह वाला पूछा नहीं आपको, केवल कर्व पूछा है, वक्र पृष्ठीय पूछा है, तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, तो केवल 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका इससे गुणा कितना, 44, और उसका किससे गुणा, 7 से, तो 7 चौक 28, 280 और 28 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 308। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न, सरलीकरण प्रतिशत कुछ भी कह दीजिए, उसी का एक सवाल है ये। 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के मतलब गुणा, 50% का मतलब होता है 1/2, के मतलब गुणा, 80% का मतलब होता है 4/5। क्योंकि जब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 20 का 4 गुना 80%, तो 1/5 का भी 4 गुना 4/5 हो जाएगा। कैंसिल होने के लिए 5 और 2 का गुणा 10 करोगे तो 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा, 36। कौन सा सही है भाई, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांकों में 55 का अंतर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम जो है वो निम्न से 9/4 गुना था, तो निम्नतम प्राप्तांक कितना था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर आए और मिनिमम नंबर आए, बिल्कुल ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है किस तरीके से, उच्चतम जो है निम्नतम से 9/4 गुना था, तो 9/4 गुना था किस से, निम्नतम से, तो इसका मतलब ये जो मान है ये निम्नतम का मिनिमम का है, और इसका 9/4 करूं तो क्या होगा, वही जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अधिकतम कितना है, 9 है, तो 9 और 4 की इकाई में अंतर कितने का है, 5 का है, और वो जो 5 का अंतर है वो हमको प्रश्न में किसके बराबर दे रखा है, 55 नंबर के बराबर दे रखा है। तो फिर एक का मतलब कितना हुआ, 55/5 मतलब 11। पूछा एक का मतलब है क्या, नहीं, आपको पूछा है निम्नतम प्राप्तांक कितने हैं। तो निम्नतम कितने हैं, 9 या 4 इकाई, 4 इकाई। तो 4 इकाई का मतलब क्या होगा, 11 का 4 से गुणा कर देंगे, 44 अंक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
ठीक है भाई, चलिए अगला क्या प्रश्न है देखिए, यदि x बराबर ये है तो x का मान क्या होगा। अब अगर आप 125, 30 और 6 का वर्गमूल करने बैठे तो तीनों में से किसी का भी वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो बिना वर्गमूल के आ रहा है, इसका मतलब वर्गमूल तो हुआ है, तो तीनों का अलग अलग नहीं है, ठीक है, तीनों को एक साथ लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्गमूल होगा, जिससे कि फाइनली बिना वर्गमूल की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। 125 है, बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये सब के सब वर्गमूल में है, तो इसका मतलब इन सबको एक ही वर्गमूल में डालकर गुणा किया जा सकता है। 125 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 5, बिल्कुल लिख लेता हूं, क्योंकि 25 का तो वर्गमूल 5 होगा, इसलिए लिख लेता हूं। 30 को मैं लिख सकता हूं क्या 10 इंटू 3 लिख सकता हूं, लेकिन 10 इंटू 3 लिखूंगा तो 10 और 3 काम नहीं आएगा, मैं 5 इंटू 6 लिख लेता हूं, क्योंकि 5 इसमें वर्गमूल करने के काम आ जाएगा और 6 उस आगे वाले रूट 6 में काम आ जाएगा। तो 30 को मैं लिख लेता हूं 5 इंटू 6, और वो 6 जो है वो एज इट इज आ गया, तीनों गुणा में थे और तीनों पर वर्गमूल था, तो तीनों पर एक ही वर्गमूल लगाकर सबको मैंने गुणा में लिख दिया, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, बिल्कुल सही है। 5 इंटू 5 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, बिल्कुल सही है। 6 इंटू 6 36 का वर्गमूल 6 होता है, बिल्कुल सही है। इनका गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 5 का 6 से कितना 30, और 30 का इससे करूंगा तो कितना 150, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, एक संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 84 से कम है, तो संख्या क्या है वो बताइए। बिल्कुल बता सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर सीधा सा सवाल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो सीधा इक्वेशन बनाकर ही कर लेते हैं। एक संख्या मान ली मैंने क्या n, ठीक है, तो वो जो संख्या n है आपकी, वो n 50 से उतनी ही अधिक है, तो इसका मतलब n ज्यादा है 50 से, तो मैं क्या करूंगा n माइनस 50, तो कितनी अधिक है, जितना ये दिखाई दे रहा है उतनी अधिक है, ये उतनी ही अधिक है जितनी ये 84 से कम है, तो इसका मतलब अब 84 और संख्या में कौन ज्यादा है, 84, तो कितना कम है 84 से, तो वो तो 84 में से संख्या घटाऊंगा तब पता चल जाएगा वो संख्या 84 से इतनी कम है, तो ये जितनी अधिक है उतनी उससे कम है, मतलब दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। माइनस का n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n और वो n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 84 में 50 जोड़ लूंगा, बिल्कुल जोड़ लूंगा, तो कितना हो जाएगा 20 इधर और 30 उधर डाल दूंगा तो 134 हो जाएगा। 2 का भाग दे देते हैं, बिल्कुल चला जाएगा, कितनी बार चलाया जाएगा, 6 बार, और वो 7 तो 14 हो जाएगा, तो इसका मतलब n कितना आ गया 67, और वही पूछा था, तो n की वैल्यू संख्या का मान निकल कर आ गया 67। चलिए भाई, अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक मशीन जो है 1500 रुपए में खरीदी गई और उसे ठीक करवाने में 100 रुपए और खर्च हो गए, तो उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। खरीदी कितने में है भाई, खरीदी गई है आपके 1500 रुपए में, क्या उसका क्रय मूल्य 1500 रुपए, बिल्कुल भी नहीं। 1500 रुपए में खरीद कर 100 रुपए उस पर और खर्च किए गए, इसका मतलब 1500 प्लस 100 कितने में आई, 1600 रुपए में वो मशीन घर पर आई है। अब आपको कह रहा है कि कितने मूल्य पर बेचूं कि 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, तो मुझे क्रय मूल्य पता चल गया उस मशीन का 1500 प्लस उस पर ऊपरी खर्च 100 रुपए, तो कुल मिलाकर 1600 रुपए में वो मशीन खरीदी गई है। खरीदी गई है मतलब कुल मिलाकर 1600 रुपए उसका क्रय मूल्य हुआ है। अब कमाना कितना है इस पर, 25%, तो आपको क्या पूछ रहा है, कितने मूल्य पर बेचूं, तो इसका मतलब जितना क्रय मूल्य है उस पर 25% कमाऊंगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य के 125% पर बेचूंगा, तो 125 का प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, 125 का 16 से गुणा होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 125 का 10 से गुणा होगा कितना, 1250 होगा, फिर 125 का 6 से गुणा करूंगा तो उसमें 100 का 6 से करूंगा तो कितना 600 होगा, ठीक है, फिर 25 का 6 से करूंगा तो 150 होगा, ठीक है, अब इनको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा, ये कितना 0, ये कितना 10, 6 और ये 2 और ये 3 9 और एक वो 10 और एक और कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितना 2, तो 2000 रुपए, मतलब पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नल m है और नल क्या है, n है, ठीक है, दोनों मिलकर आपके एक टंकी को 48/13 मिनट में भर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। एन अकेला इसे 6 मिनट में भर सकता है, तो एम अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये कह रहा है एम और एन दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं भाई, 48/13 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, एन अकेला कितना लेता है, 6 मिनट लेता है, तो ये लीजिए एन अकेला 6 मिनट का समय लेता है। एम अकेले के लिए पूछ रहा है कि कितना समय वो लेगा, और मिनट में ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपको पता है एलसीएम ले लिया जाए, तो ये भिन्न है और ये संख्या है, तो भिन्नों का एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम जो भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है, उसमें जो अंश होता है उसका एलसीएम लेते हैं, और जो हर होता है उसका एचसीएफ लेते हैं। 48 और 6 का तो एलसीएम लूंगा, जो कि कितना आएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, और ये जो नीचे 13 और 6 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब एक है, उसका एचसीएफ लूंगा तो वो एक ही आएगा। तो 13 और 1 का एचसीएफ मसअप एक आएगा, तो नीचे एक लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, और ये कट जाएगा 48 से 48, और ये बट्टा वाला 13 ऊपर जाएगा, तो 1 और 13 का गुणा होगा, तो यहाँ आ जाएगा 13। अब ये 13 और ये 8 इन दोनों की और इस अकेले की कार्य क्षमताओं को बता रहा है। कुल काम हमको अब करवाना किससे है, एम अकेले से करवाना है। ठीक है, तो एम अकेले से टंकी भरवानी है आपको, तो इसका मतलब एम अकेले की कार्य क्षमता आएगी, तो कुल मिलाकर काम कितना है, 48। बिल्कुल ठीक है, तो नीचे क्षमता किसकी आएगी, एम अकेले की, तो दोनों की मिलाकर कितनी है, 13। उसमें से एन की आवश्यकता नहीं है, मतलब 8 कम कर देता हूं, तो 13 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इधर 2 इधर, तो इसका मतलब 48, और बट्टा में कितना बचेगा आपके पास, 3 और 5 होगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना, 5, 48/5। अब देख सकता हूँ 48/5 है, तो 9 पंजे 45 होता है, और ये कितना हो गया, 3, तो आंसर आएगा 9 करके कुछ। तो 9 करके कुछ आएगा, ये और ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है कि 9.6 होगा, क्योंकि 9.4 है, मतलब वो 9.5 से भी कम है, आधे से भी कम है, और ये वैल्यू आधे से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब 9.6 ही आएगा। फिर भी निकाल लेते हैं। 9 तो एज इट इज आ गया, 3 में 5 का भाग जाता नहीं, तो पॉइंट लगेगा, 30 हो जाएगा। अब 5 का भाग 6 बार चला जाएगा, तो 9.6 मेरा आंसर सही होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां देखिएगा। समय और कार्य से लिया गया है, ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बिल्कुल सही है। बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है, ये भी ठीक है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया हो, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया हो, तो बी शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार आपको ए और बी के लिए पूरे पूरे दिन नहीं दे रखे, कुछ काम के दिन दे रखे। ए ने एक काम का 2/5 हिस्सा कितने समय में पूरा किया भाई, 10 दिन में। तो अगर 2/5 10 दिन में किया है, जो कि ये तो मैं काट सकता हूं कितना, 5 बार, तो पूरा एक काम कितने दिन में किया होगा, वो 5 उधर चला जाएगा, 25 दिन में। सीधा सीधा समझ सकते हैं बिना लिखे भी। तो ए के लिए पूरा काम करने के दिन कितने आए, 25। फिर बी के लिए बोल रहा है आधा हिस्सा उसने किया 10 दिन में, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि जब आधा हिस्सा 10 दिन में किया होगा, तो पूरा हिस्सा 20 दिन में किया होगा। तो बी ने पूरा काम किया होगा 20 दिन में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं दोनों काम कर रहे हैं, 5 दिन मिलकर काम कर रहे हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम किया, तो कितने दिन में पूरा किया। तो इसका मतलब 25 और 20 का पहले एलसीएम लेता हूं, जो कि निकल कर आएगा कितना, 100। ये 5 और ये कितना, 4, तो टोटल काम कितना है, 100 है। अब 100 काम करवाना कैसे है, उसके बारे में बात करनी है। कैसे होगा भाई, जैसे ये किस्तों में काम करने को कह रहा है, कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से देखें, तो ये मेरा पूरा काम है, जो कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, और काम है कितना, ये 100 काम है। किसने शुरू किया भाई, ए और बी ने शुरू किया, बिल्कुल सही है। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 5 9 काम करते हैं, तो 5 दिन तक साथ में काम करेंगे, तो 45 काम पूरा कर लेंगे। फिर क्या होगा, 5 दिन बाद में ए काम छोड़ के चला जाएगा, तो इसका मतलब 5 दिन बाद में आगे काम कौन करेगा, बी करेगा। काम है कितना, 100, उसमें से हुआ कितना, 45, तो बचा कितना, 55। ये 55 काम कौन करेगा, जो काम पर लगा हुआ है, और लगा हुआ कौन है, बी। तो 55 काम बी को करना है, और क्षमता उसकी 5 की है,
तो इसका मतलब दिन कितने लगेंगे, 55/5 मतलब 11 दिन। तो पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। तो यही तो पूछा है, 20 शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम जो बचा हुआ 55 काम है 5 की क्षमता के अनुसार 11 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, sec 45 माइनस tan 60 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। sec 45 जो कि cos 45 का उल्टा होता है, बिल्कुल सही, और cos 45 जो कि हमें पता है कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का उल्टा करूंगा तो कितना आएगा, √2/1। तो इसका मतलब sec 45 का मान आ गया √2, माइनस यूं का यूं लिख लेते हैं आपके सामने। tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का मान याद होना चाहिए टेबल में से, जो कि होता है √3। ये आ गया आंसर बस। √2 प्लस का और √3 माइनस का, तो √2 प्लस का और √3 माइनस का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आगे पीछे लिखे हुए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर tan 60 का मान याद नहीं है, तो आपको पता है tan जो होता है वो साइन बटा क्या होता है, cos होता है। तो साइन 60 का मान याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है √3/2। और cos 60 का मान याद होना चाहिए, जो कि 1/2 होता है। 2 से जो जाएगा तो √3/1 होगा, तो वो √3 ही आपके सामने निकल कर आएगा। और याद है तो सबसे अच्छी बात है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां सवाल, एक पतलून खरीदने में 2000 रुपए खर्च हुए। चलिए अच्छी बात है। खर्च हुए रुपए शशि के पास के कुल रुपए का 2/5वां भाग थे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। ध्यान से पढ़ना, 2/5 थे खर्च हुए जो रुपए हैं वो। किसके 2/5 थे, जो शशि के पास रुपए थे कुल, उसके 2/5 जो है वो खर्च हुए। तो इसका मतलब शशि के पास कुल कितने थे, 5 इकाई थे। उसका 2/5 निकालूं तो क्या होगा, वही जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कितने, 2। तो पतलून खर्च करने में कितनी इकाई खर्च हुई, 2 इकाई। और पतलून है कितने की, 2000 रुपए की। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 इकाई है, ये रुपए में किसके बराबर है, 2000 रुपए के बराबर है। तो मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे ये पूछा जा रहा है, ये बताइए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो कुल कितने हैं भाई, 5। तो 2000 का 2 इकाई का मतलब 2000 रुपए है, तो 1 इकाई का मतलब 1000 रुपए हुआ। तो फिर 5 इकाई का मतलब कितना होगा आपके, 5000 रुपए। और वही आंसर हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहा है। चलिए भाई, 13वां सवाल, बिंदु -2, -6 का y अक्ष पर परावर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, x अक्ष और y अक्ष बनाकर, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है जहां पर x और y दोनों धनात्मक होते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश है जहां पर x माइनस और y प्लस का होता है। ये तृतीय चतुर्थांश है जहां पर दोनों के दोनों माइनस के होते हैं। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है जहां पर x प्लस और y माइनस का होता है, क्योंकि यहां से इधर x प्लस, इधर माइनस, इधर से ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस। आगे चलते हैं, बिंदु -2, -6, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। क्या है, -2, -6। इसका y अक्ष पर परावर्तन पूछ रहा है। y अक्ष कौन सी है, ये रही। इस पर परावर्तन उधर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इधर x किसका होगा, प्लस का, और y किसका होगा, माइनस का। तो x जो कि 2 का है, माइनस का है, तो इधर आकर 2 प्लस का हो जाएगा। और 6 जो कि माइनस का है और उधर जाकर भी माइनस का ही रहेगा। तो इसका मतलब -2, -6 का जो y अक्ष पर परावर्तन है वो 2 -6 होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर x अक्ष पर परावर्तन पूछता तो ऊपर वाला उत्तर होता, x माइनस का ही रहता और y किसका हो जाता, आपके प्लस का। ठीक है भाई, चलिए, ये था फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कंफ्यूज मत होइएगा इसको देखकर, ये है गुणा, और ये जो x है जो हमें निकालना है, और ये x तो पता चल ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई 0.5 x बराबर कितना है, 25250। ठीक है,
ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो लगेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 का अंदर गुणा करवा दें, या फिर पहले उसको काट लेते हैं उधर वाले को। इस 5 से ये जाएगा 5 बार, ये अब जाएगा नहीं तो जीरो लगेगा, 25 जाएगा 5 बार, और पीछे वाला जीरो यूं का यूं पड़ा रह जाएगा, बिल्कुल सही है। 505 इसको काट देगा 10 बार, तो कुल मिलाकर x का मान मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब मुझे क्या पूछ रहा है वो देखिए, 2505 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर, जो कि मैं 100 कर सकता हूं। नीचे दो जीरो है तो ऊपर पॉइंट के बाद दो अंक आएंगे, तो 2505 में पॉइंट के बाद दो अंक बनाने हैं, तो 25.05 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15, देखिए, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब ये मूलधन है और वो हमारा मिश्र धन है, बिल्कुल सही है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। इसका मतलब ये आपको बता दिया गया है कि ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। सरल ब्याज होता तो बता देता सरल ब्याज है, कुछ भी नहीं बताता तो फिर हम सरल ब्याज लेकर ही इसको चलते, पर बता देते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ब्याज कौन सा है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन पता है, समय पता है और मिश्र धन पता है, आपको दर पूछ रहा है, आप सूत्र लगाकर भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सा आसान तरीका ट्रिक से जो आप करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। वो ट्रिक क्या कहती है कि प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000, बिल्कुल सही है। अमाउंट कितना है, मिश्र धन कितना है भाई, 11,449, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां से यहां कितना समय लग रहा है आपको, 2 साल का समय लग रहा है। क्या कोई वैल्यू कट रही है क्या, बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब 2 साल है तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल कर लेंगे, ट्रिक बता रहा हूं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर कट रही होती तो पहले काट लेते, नहीं कट रही है तो फिर 2 साल है इसलिए वर्गमूल कर रहे हैं। 3 साल होता तो घनमूल करते, 1 साल होता तो कुछ भी नहीं करते, सीधा रेशियो काम में लेते, 4 साल होता तो चौथा मूल करते, फोर्थ रूट करते, ठीक है। लेकिन अभी साल कितने हमारे पास, अभी साल है यहाँ पर कितने, 2 साल, तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल कर देंगे, और वर्गमूल करने से पहले अनुपात में लिखकर अगर कुछ कट रहा होगा तो काटेंगे, जो कि कट नहीं रहा है इसलिए हमने कैंसिल किया नहीं है। अब कुछ भी नहीं, सिंपल सा हिसाब है। 10,000 का वर्गमूल करूंगा तो 4 जीरो के 2 जीरो रह जाएंगे। अब 10,000 का जब 100 आ रहा है तो 11,449 का 100 से तो ज्यादा ही आएगा। अब हमें याद नहीं है क्योंकि नंबर बड़ा है, हम निकाल भी सकते हैं वर्गमूल वाली ट्रिक से, लेकिन फिर भी और भी आसान तरीका कर सकते हैं इस 100 को देखकर कि ये 9 है, तो इसका मतलब 9 कब कब आता है, या तो 3 का स्क्वायर होता है तब, या 7 का स्क्वायर होता है तब, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो उसका 9 लास्ट में आता है। तो या तो ये 103 का है या फिर ये 107 का है, लेकिन 103 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब 100 का ही 10,000 है और 103 का इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो फिर ये बचा हुआ किसका, 107 का। तो इसका मतलब वर्गमूल करने पर कितना है, 107, और अगर आप वर्गमूल की ट्रिक लगाकर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब खत्म हो गया सवाल। तो 100 से 107 मतलब कितना, 7 आपको ब्याज मिला, किस पर मिला, 100 पर मिला। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो आंसर 7% आएगा, जो कि मेरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे 7 तो 1 साल का ब्याज हुआ, ये तो आपने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, बात तो 2 साल की हो रही है। तो भैया जब हमने वर्गमूल किया तो 2 साल से हम 1 साल पहले वाले साल में आ चुके हैं, और पहले वाले साल में जो भी ब्याज मिलता है, चाहे चक्रवृद्धि हो या सरल, वो हमेशा मूलधन पर ही मिलता है। इसीलिए मैंने मूलधन 100 पर 7 का ब्याज लेकर ब्याज की दर निकाल ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 16। क्या अभी देखिए मोटरसाइकिल वाला प्रश्न है, मतलब समय चाल दूरी का प्रश्न है। क्या कह रहा है मोटरसाइकिल वाला सवाल, देखिए, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय कर सकती है। 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, सही है। 1 किलोमीटर जाती है और वो भी 36 की स्पीड से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा, अगर सेकंड में पूछा जा रहा है तो। अभी बता दी समय क्या होता है भाई,
समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है 1000 मीटर, और 1000 मीटर को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी है। चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब समय आ गया मेरे पास 1/36। लेकिन ऑप्शन में आपको ये कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि समय आपको पूछा किसमें, सेकंड में, और आपके पास ये आया है समय घंटों में। तो इसको बदल लेते हैं किसमें, सेकंड में। तो अभी बदल लेते हैं। एक क्या था, किलोमीटर था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो प्रति घंटा तो घंटे कहाँ चले गए, ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तब आप देख सकते हैं 1/36 घंटे है। पहले इनको मिनट में बदलो, बिल्कुल बदलो। मिनट में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 60 से। ये लीजिए, मिनट नहीं सेकंड में बदलना है, तो एक बार और 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब ये खत्म हो गया। 6 से कर लो 10, और 6 से कर लो कितना, 6। फिर इसको कर लो किससे, 6 से, तो कितना 10, 10 इंटू 10 कितना 100। तो आंसर आएगा 100, वो भी सेकंड में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 70वां सवाल। एक 4 अंकीय संख्या 1 x y 7 11 से विभाजित हो रही है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आपको 11 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए, और 11 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि एक छोड़कर एक अंक लीजिए, और जो भी आपने अंक ले लिए उनका योग कर लीजिए। जैसे कि ये कर लिया मैंने, ये आ गया y+1। अब जो बचे हुए अंक थे उनको भी ले लीजिए और उनका भी योग कर लीजिए। ये मैंने योग कर लिया, जो कि आ गया x+7 या 7+x, कुछ भी कह सकते हैं। अब इनका अंतर लीजिए, वो अंतर या तो शून्य आ जाए, या फिर वो अंतर 9 से विभाजित, सॉरी 11 से विभाजित वाली संख्या आ जाए, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो मैं इनका अंतर देखता हूं, तो इसका मतलब x+7 माइनस वाई प्लस कितना 1, बिल्कुल सही है। तो ये किससे विभाजित होगा, 11 से। अब या तो शून्य आने पर 11 से विभाजित हो जाएगा, या 11 की पहाड़ा बोलने पर, 11 की टेबल बोलने पर जो नंबर आएगा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है ऑप्शन को देखते हुए कि ऊपर 11 का मल्टीपल आता है या फिर 0 आता है। अभी देखते हैं। -1 अंदर जाएगा, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ गया 6। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, x माइनस वाई। तो ये मेरे पास बचा x तो प्लस का, और y किसका, माइनस का, और नीचे 11 चल ही रहा है, और x माइनस वाई ही पूछा है मुझे। तो अब x माइनस वाई की वैल्यू इनमें से कोई ना कोई एक रखूं मैं, ताकि ऊपर या तो 11 का मल्टीपल, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ऐसा कुछ आ जाए, या फिर ऊपर 0 आ जाए। तो ऑप्शन देखकर साफ पता चल रहा है कि 11 का मल्टीपल वाला तो केस बनेगा ही नहीं, बनेगा केस तो 0 वाला ही बनेगा। तो ये 6 है, तो इसकी जगह अगर -6 आ जाए तो ऊपर 0 आ जाएगा। -6 मतलब x माइनस वाई का मान पूछा था, जो कि -6, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न, जो कि समय कार्य मजदूरी का ही है। ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो वे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी कितने दिन ले रहे हैं भाई आपके सामने, बी और सी, और फिर सी और ए। ए बी कितने दिन है, ए बी दिन है 15। बी सी कितने दिन है, बी सी दिन है आपके पास 20। सीए कितने दिन है, सीए दिन है यहाँ पर कितने, या एसी कितने दिन है, 10 दिन। 15, 20 और 10 का एलसीएम ले लूं तो बड़ा नंबर 20 है, तो 20, 40, 60 वाला उत्तर मेरा एलसीएम का आएगा। 60/15 कितना 4, 60/20 कितना 3, और 60/10 कितना 6। तो टोटल काम कितना है मेरे पास, 60 है। अब ये टोटल काम आपको करवाना किससे है, किसी एक से करवाना है कि नहीं, दो से करवाना है या तीनों से करवाना है, तीनों से करवाना है। तो ये जो यहाँ पर क्षमताएं दिख रही है 4, 3 और 6, इनको जोड़ लेता हूं, तो 4 और 3 और 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपके पास 13। तो जो क्षमता है टोटल 13, उसका भाग दे देता हूं। पर क्या उत्तर सही होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो 13 एफिशिएंसी क्षमता है, ये कितने लोगों की क्षमता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों की क्षमता है। जबकि है कितने सही में, 3 ही लोग हैं। लेकिन काउंटिंग में 6 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है। जैसे कि बी और बी, सी और सी, ए और ए। ठीक है,
तो इसका मतलब जो ये 13 इन 6 लोगों की क्षमता है, जो कि वास्तव में 3 है। 6 क्यों? क्योंकि डबल बार काम कर रहे हैं, तो इसका आधा कर लेता हूं तो एबीसी 3 लोगों की क्षमता आ जाएगी। बट्टा के नीचे बट्टा संख्या ऊपर भेज देता हूं तो 120 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 13। तो 13 नम 117 होता है, हमें पता है, तो 9 बार जाएगा, ये तो तय है। तो 9 बार के लिए एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन सही कर दीजिए और वही हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक से ज्यादा कोई ऑप्शन होता 9 के लिए तो फिर हम कोई विचार करते। चलिए भाई, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। What is the mean of 8, 5, 7, 9, 11, 6, 10? इन संख्याओं का मध्य आपको निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। मध्य क्या होता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इनका सम कर लेते हैं संख्याओं का, बिल्कुल कर लेते हैं भाई। 5 और 7 कितना? 12, 12 और 8 कितना? 20, 20 और ये 20 हो गया तो कितना हो गया? 40, ये 50 और ये 6 कितना? 56। सबका टोटल आ गया 56। अब संख्याएं कितनी है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो भाग दे देते हैं किसका? 7 का। तो 56 में 7 का भाग आपको पता है सीधा सीधा चला जाएगा। तो 56 में 7 का भाग चला जाएगा कितनी बार? आपके 8 बार। तो हमको जो पूछा गया उसका आंसर आ रहा है कितना? 8। तो कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या कह रहा है अगला 20वां सवाल। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय और लगेगा? बी के लिए समय बताना है, टोटल नहीं। ए को बंद करने के बाद कितना लगेगा वो समय बताना है। ए और कौन है भाई? बी। ए और बी 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। बिल्कुल, ये लीजिए 12 और ये लीजिए 16। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम ले सकता हूं, जो कि कितना आएगा? 48। ये कितना? 3 और ये कितना? 4। दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ए और बी ने दोनों ने साथ में काम शुरू किया, तो दोनों एक बार में कितना काम कर लेते हैं? 4 और 3 7। कितनी देर तक साथ में? 4 मिनट तक। तो 4 मिनट में कितना करेंगे? 7 का 4 से कितना? 28। बिल्कुल सही है। काम है कितना? 48। हो कितना गया? 28। तो बचा कितना भाई? 20। अब 4 मिनट बाद में हुआ क्या? ए को बंद कर दिया, इसका मतलब अब 4 मिनट के बाद केवल कौन खुल रहा है? बी खुल रहा है। अब काम ये 20 जो बचा हुआ ये कौन करेगा? जो काम पर है, और काम पर कौन है? बी। तो इसका मतलब बी की क्षमता नीचे आएगी, जो कि कितनी है? 3 है। तो 20/3 जो है वो आ रहा है, और 20/3 ही ऑप्शन में है। मिनट में आ रहा है और ये सब भी मिनट में ही चल रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 20। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21? देखिए, एक हवाई जहाज है जो कि 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता है। ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, जो कि स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। तो स्पीड कितनी है भाई साहब की? हवाई जहाज की स्पीड दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड। हमें ऑप्शन किस में निकालना है? किलोमीटर में। दिख रहा है ये किलोमीटर ही होगा। जब वो सेकंड में ही 50 मीटर पहुंच रहा है, तो 5 घंटे में कोई 895, 880, 900 या 850 मीटर तो जाएगा नहीं, किलोमीटर में ही जाएगा। तो ये स्पीड है आपकी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको बदलता हूं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से कर लेता हूं गुणा। टाइम जो है उसके लिए दे रखा है 5 घंटे। 5 घंटों को घंटे में ही रहने देता हूं, क्योंकि किलोमीटर में है इसलिए। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 18 का 5 से गुणा करूंगा 90 होगा, और पीछे वाला 0 लगाऊंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 900 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अभी? चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए 22वां, इकाई अंक आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 हो लास्ट में, आगे कुछ भी हो, और उसकी घात अगर n प्राकृत संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। आगे कुछ भी हो, पीछे लास्ट में 1 हो और उसकी घात n प्राकृत संख्या हो, तो इकाई अंक 1 ही आता है। आगे चाहे कुछ भी हो, पीछे अगर 5 और उसकी घात n प्राकृत संख्या हो, तो इकाई अंक 5 ही आता है। इसी तरह से आगे कुछ भी है, पीछे 6 उसकी घात n प्राकृत संख्या है, तो इकाई अंक 6 ही आता है।
इसी तरीके से अगर आगे कुछ भी है और पीछे 4 है और उसकी घात n प्राकृत संख्या है तो सीधा 4 नहीं आएगा, n को चेक करना पड़ेगा कि n सम है या विषम है। n अगर सम है, इवन नंबर है, तो कुछ और होगा, और विषम है तो कुछ और होगा। तो अगर n सम होगा, ठीक है, तो कितना आएगा? इकाई अंक 6 आएगा, और n अगर विषम होगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह से 9 के लिए भी एक नियम होता है कि आगे चाहे कुछ भी है, पीछे अगर 9 है और उसकी घात n मतलब प्राकृत संख्या है, तो उस n को चेक करो वो सम है या फिर विषम है, इवन है या फिर ऑड है। अगर सम है, इवन है, तो हमेशा जो आंसर होगा वो कितना होगा? आपके 1 होगा, और अगर विषम है तो हमेशा जो आंसर है वो कितना होगा? 9 होगा। तो 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के लिए हम सीधी ये ट्रिक याद रख सकते हैं। अब इनमें से यहाँ पर केवल हमको 6 में मदद मिलेगी, 3 और 7 के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर बचे कौन? 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के अलावा 2, 3, 7 और 8। तो जब 2, 3, 7 और 8 होता है लास्ट में, जैसे कि यहाँ 3 और 7 के लिए मेहनत करने वाले हैं, 6 के लिए तो हम यहाँ से बता देंगे सीधा क्या होगा? 6 ही होगा। तो 2, 3, 7, 8 होता है, तो उनमें जो घात होती है उस घात में हम 4 का भाग देते हैं। 4 का ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, हर चौथे स्थान पर वही इकाई अंक वापस रिपीट होता है 2, 3, 7, 8 के लिए। ठीक है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो पावर होती है, जो घात होती है उसमें। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं जो पूछा गया उसके बारे में। ये कुछ मैंने जानकारी लिखी आपके सामने, तो बचा हुआ जो सवाल है उसको यहाँ सरल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, 3 की घात कितनी है? 66। 3 है तो हमें 66 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लेंगे। तो 66 में जब 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल की बात करूं तो शेषफल कितना बचेगा? 4 से गया 1, 26 होगा 24, तो 2 बचेगा। तो जितना शेषफल बचेगा वो इस 3 की घात बना लेते हैं, तो ये लीजिए 3 की घात 2, जो कि हमें पता है 9 होता है। आगे चलते हैं। हमने अभी अभी नियम देखा, अगर लास्ट में 6 और उसकी घात प्राकृत संख्या है तो हमेशा इकाई अंक कितना होता है? 6 ही होता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा, तो ये 6 का 6 लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। 7 है तो इसका मतलब घात में 4 का भाग देकर देखना पड़ेगा। 4 का ही भाग क्यों देना है वो भी मैंने बता दिया। हर चौथे स्थान पर वही इकाई अंक रिपीट होता है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है इस वजह से। तो 53 में 4 का भाग दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो 53 में 4 का भाग दूंगा, 1 और 13, 12, 1 बचेगा, तो शेषफल 1 बचा, तो जितना शेषफल बचा वो इस 7 की घात बन जाएगा। और 7 की घात 1 कितना होता है? 7 होता है। अब पूरा सवाल छोड़कर आप इसका इकाई अंक निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 9 का 6 से करूंगा कितना होगा? 54। 54 का केवल 4 लूंगा क्योंकि इकाई अंक की बात हो रही है। 4 का 7 से करूंगा तो 7 चौक 28। 28 का केवल 8 लूंगा क्योंकि केवल और केवल इकाई अंक की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपको क्या कह रहा है? कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री लगभग के बराबर होता है? अभी देख लेते हैं भाई। जैसा कि हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है, 2 इकाइयां होती है, एक रेडियन और एक डिग्री। तो जो पाई रेडियन होता है वो डिग्री में किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो एक रेडियन होगा वो एक रेडियन किसके बराबर होगा? पाई नीचे चला जाएगा, 180 बट्टा पाई। लेकिन ऑप्शन में वैल्यू निकाली हुई है तो पाई की वैल्यू लिख लेते हैं हम, जो कि 22 बट्टा 7, बट्टा के नीचे बट्टा, तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये गया 2 से, ये गया 2 से, तो कितना आ गया? 90। और 7 का 9 से कितना? 63, और 0 लगेगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 11। अब 11 का इसमें भाग दे दूंगा, तो 11 का भाग पहले जाएगा कितनी बार? 5 बार। और 5 से एक ही ऑप्शन है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, आगे वही चीज आने वाली है जो उत्तर में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपने यहां तक सही किया तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा वैल्यू नहीं निकालना है। 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, तो 7.27 आगे आता रहेगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा एक तरह से ग्राफ का पाई चार्ट का प्रश्न है। क्या कह रहा है पाई चार्ट का प्रश्न? देखो, पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। कंपनी के अलग अलग खर्चे हैं जो कि पाई चार्ट के द्वारा बताए गए हैं।
जो कि टोटल परसेंटेज में तो 100% है, और अलग अलग आपको बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट पर 15%, रेंट पर 15%, सैलरीज पर 15%, रॉ मटेरियल पर 30%, इलेक्ट्रिसिटी पर 25% और इंटरेस्ट पर 10%। ठीक है, विभिन्न खर्चों को प्रदर्शित किया गया है, तो चित्र का अध्ययन करें, जो कि हमने कर लिया, और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। इस सवाल का आपको आंसर करना है। यदि कुल खर्च जो है 25,000 रुपए हो, तो ब्याज पर लगभग खर्चा कितना होगा? लगभग क्या, पूरा ही बता देंगे क्योंकि वैल्यू सारी आसानी है। तो आपको कह रहा है कुल खर्चा कितना है? 25,000। तो कुल खर्चा वैसे परसेंटेज में कितना दिखाई दे रहा है? 100%। क्या इनको जोड़ने बैठूं? बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। पाई चार्ट में अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री होता है वो, और परसेंटेज में है तो 100% ही होता है वो। चलिए, तो इसका मतलब 25,000 रुपए टोटल खर्चा, और टोटल खर्चा परसेंटेज में 100% है, तो 100% की वैल्यू मैं कह सकता हूं मेरे लिए 25,000 रुपए है। बिल्कुल सही है। और मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे ब्याज पर खर्चा पूछ रहा है। इसका मतलब टोटल खर्चा ही मेरा कितना है? टोटल खर्चा ही मेरा 25,000 है। तो 25,000 में से ब्याज पर खर्चा कितना है? 10% है। तो 25,000 का 10%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, वो निकाल लेता हूं। 00 से 00 कटेगा तो 2500 बचेगा, और 2500 में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए भाई, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4,3 एंड 3,-2? तो जो दूरी होती है, जो आपके डिस्टेंस होती है, उसका फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x2 और x1 कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दो आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट जो है उसके निर्देशांक 1 वाले हैं, और दूसरा जो पॉइंट है उसके निर्देशांक 2 वाले हैं। और x और y कौन सा है? जो पहले लिखा जाता है वो x होता है, और बाद वाला y होता है। जो पहले लिखा जाता है वो x होता है, और बाद वाला क्या होता है? y होता है। बिल्कुल ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है? 3। x1 की वैल्यू कितनी है? 4। अगर हम x1 माइनस x2 करें तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। y2 की वैल्यू कितनी है? -2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस 4 -1, और -1 का वर्ग करूंगा तो 1 होगा। बिल्कुल सही है। -2 -3 -5, और -5 का वर्ग करूंगा तो माइनस का तो वर्ग प्लस हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और वर्गमूल तो लगा हुआ है ही। तो रूट 26 मेरा उत्तर सही आएगा, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, अगर सूत्र याद है तो। चलिए, अगला प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है? 2 गुने वाली बात अगर एक बार के लिए छोड़ दें, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये आपके एलसीएम लसअप की ही परिभाषा है। क्योंकि लसअप क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या होती है? विभाजित होती है। तो इसका मतलब 7, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? इनका लसअप होगी। लेकिन लसअप नहीं निकालना है, निकालना तो लसअप ही है, लेकिन उसमें भी क्या निकालना है? छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 2 गुना करने पर। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो संख्या आएगी, पहले वो संख्या निकालते हैं। तो वो संख्या आएगी क्या? जो इनका लसअप है, और इनका लसअप क्या आएगा? 7 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसका तो गुणा ही करना पड़ेगा लसअप निकालने के लिए। लेकिन 12 और 15 भाज्य संख्याएं हैं, तो 12 और 15 का लसअप निकल कर आएगा कितना? 60। क्योंकि 15, 15 दूना 30, 45 और 15 चौक 60, जो कि 12 से चला जाएगा। अब 7 और 60 का लसअप निकालना है, तो 7 और 60 का लसअप गुणा करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 और 7 का लसअप आया, 60 इंटू 7 कितना? 420। बिल्कुल सही है। पर क्या 420 जो कि ऑप्शन में है नहीं, वैसे तो अगर होता तो सही कर देते क्या? नहीं, क्योंकि ये डबल नंबर आया है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 2 गुना करने पर वह इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका मतलब वो संख्या जो थी उसको डबल किया था तब 420 आया, पर हमें डबल नहीं चाहिए, हमें छोटी से छोटी चाहिए। मतलब इसका आधा करूं, क्योंकि ये डबल होकर आई है, तो फिर कौन सा आंसर सही होगा? 210 होगा। क्या 420 सही नहीं होगा क्या? इन दी गई तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या 420 नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? 420 भी होगी, ठीक है, और उसके बाद में 630 भी होगी, बिल्कुल होगी। तो फिर 420 हमको ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रही है?
क्योंकि हमारी एक जो शर्त है सबसे छोटी वो 420 है, उससे छोटी कौन सी है? 210 है। ठीक है, अब 210 का आधा करके 105 है, छोटी ये मत कह देना, क्योंकि 105 इन तीनों से विभाजित नहीं होगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 80 रुपए मिले, ठीक है, जहां कुल लाभ 240 रुपए था, और ए तथा बी के बीच का लाभ वितरण जो है एक्स और 2 के अनुपात में हुआ है, तो एक्स का मान क्या होगा? अच्छा खासा सवाल है। ए है और बी है, बिल्कुल ठीक है। ए को और बी को जो लाभ मिलता है उसका अनुपात एक्स, अनुपात कितना है? 2 है, बिल्कुल सही है। टोटल लाभ कितना है? 240 रुपए का टोटल लाभ है। उसमें से ए को मिल चुका है, कितना मिल चुका है? 80 मिल चुका है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर 240 में से जब 80 मिल चुका है ए को, तो बचा कितना भैया? 160। वो किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो बी को मिलेगा कितना? 160 रुपए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं देख रहा हूं कि 2 का मतलब 160 रुपए है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 160 बटा 2 मतलब 80 रुपए होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 80 रुपए का मतलब ही तो एक्स में देखना है। तो यहां से पता चला कि 2 का मतलब 160, तो 1 का मतलब 80, और 80 का मतलब ही तो एक्स है, और एक्स कितना हो गया फिर हमारा? 1। जो कि ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कोई कार 400 मीटर की दूरी जो है वो 20 सेकंड में तय करती है, बिल्कुल सही है। तो कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हमें स्पीड बतानी है। चाल क्या होती है भाई? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 400 मीटर। समय कितना है? 20 सेकंड। उत्तर आ जाएगा क्या? आ जाएगा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमें किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे गुणा कर दूं भाई? 18 बटा 5 से। और 18 और 5 का कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000, और प्रति घंटे को प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 3600। फिर 1000 और 3600 को आपस में काट छाट करते हैं, तब वो किस में आता है? 18 और 5 में। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल कट रहा है। 20 और 5 का गुणा करूंगा, कितना होगा? 100। और 100 जो है इस डबल जीरो को सीधा सीधा काट देगा। 18 का 4 से गुणा कर लो। 18 का 4 से करेंगे तो कितना होगा? 36, और 36 का डबल करूंगा तो कितना? 72, 72। 72 हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारे आज की क्लास का, और ये जो 23 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 3 थी उसका भी लास्ट प्रश्न है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें 22 जनवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट आएगी, और वो भी कौन सी? एएलपी सीबीटी 2 जो एग्जाम था उसकी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 2025 में जो एएलपी सीबीटी 2 19-20 मार्च को होने वाला है वो। देखिए साइन थीटा दे रखा है 15, 17, तो कॉट थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके सामने वाला कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है, बिल्कुल सही है। कोण अगर आप ये लेते हो तो लंब इसके सामने वाला होता है, तो फिर ये आधार होता है। और अगर ये कोण ना लेकर आप ये कोण लेते हो, ये एंगल लेते हो जो कि थीटा कहा जा रहा है, तो इसके सामने वाला लंब है, फिर बचा हुआ आधार है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब क्या है? बेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अब लाल बट्टा कक्का, जो हिंदी मीडियम वाले उन्होंने लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। और जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्होंने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले करके ऐसा कुछ पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और क्या? बेस। तो इसका ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये क्या होता है आपके? कॉसेक। इसी तरह से साइन, ये क्या? कॉस, ये क्या? टेन, ये क्या? कॉट, ये क्या? सेक, और ये क्या? कॉसेक। बिल्कुल सही है। हमें साइन थीटा दिया हुआ है कितना? 15/17। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा? थीटा के सामने वाला। तो लंब कितना है आपके? 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कर्ण कितना है आपके? 17, क्योंकि 90 के सामने फिक्स है, कर्ण होगा। तो फिर आधार क्या होगा? वैसे ऑप्शन देखकर बता सकते हो, 8 होगा। ठीक है, अगर सवाल कर रखे हो ऐसे, तो आपको 15 और 17 के अलावा एक ही नंबर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, और वो है 8। और अगर नहीं कर रखा है और पहली बार कर रहे हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो।
कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब 17 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 290 होता है, उधर 15 का स्क्वायर 225 जो कि इधर आकर माइनस का होगा और उधर बचेगा a का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा 64 आएगा और a का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा तो a का मान 8 निकल कर आएगा, जो कि सीधा सीधा ऑप्शन देखने पर भी पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि 17 और 15 के अलावा एक ही नंबर घूम रहा है और वो नंबर कौन सा है? 8। हमें क्या पूछ रहा है? अब कॉट थीटा पूछ रहा है। तो कॉट थीटा तो हम बता सकते हैं कैसे? साइन कॉस टेन कॉट आधार बट्टा लंब। तो थीटा लिया है तो आधार कौन सा है? ये मतलब 8 और लंब कौन सा है? सामने वाली भुजा मतलब 15। तो आंसर आएगा 8 बट्टा कितना? 15, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये थे हमारे पूरे के पूरे 29 सवाल जो कि आपके 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 3 में आए थे। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे 22 जनवरी 2019 जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे वो, फिर शिफ्ट 2 के, फिर शिफ्ट 3 के। फिर जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 1, फिर उससे आगे वाले वीडियो में शिफ्ट 2 और उससे आगे वाले वीडियो में शिफ्ट 3। फिर हम बात करेंगे जो हमारे मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स में से 25 टॉप क्वेश्चंस जो कि रेलवे के लिए स्पेशल, उनके बारे में एक एक वीडियो उनका भी बनाऊंगा। क्योंकि आपको एएलपी सीबीटी 2 में 25 नंबर गणित में लेकर आने हैं 25 में से, तो जो मैं आपको मेहनत करवा रहा हूं मेरे साथ आप भी लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। रिजल्ट आपको उसी दिन पता चल जाएगा जब एग्जाम देने जाओगे कि प्रश्न वही आए थे जैसा बताया गया था, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आऊंगा जो रेलवे में आ रखे होंगे और रेलवे में आने की उम्मीद होगी। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो और कुछ समझ में आया हो और अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आपको नजर आई हो, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप और भी किसी का भला करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अगर आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं एज इट इज जैसा अभी मैंने पढ़ाया आपको इस पूरी क्लास में, ये यूं का यूं पीडीएफ की फॉर्म में चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर आई मैथ यू के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो पीडीएफ है वो वहां उपलब्ध करा दी जाएगी। और जितनी भी क्लासेस हुई है आज तक यूट्यूब पर, 25-30 जितनी भी क्लासेस हुई है, वो सारी की सारी आपको पीडीएफ की फॉर्म में वहां पर मिल जाएगी और जो भी अगले नोटिफिकेशन होंगे वो भी आपको वहां पता चल जाएंगे। तो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे 22 जनवरी की जो शिफ्ट थी 1 उसके बारे में। थैंक यू सो मच।